नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। इस दुनिया में करीब 700 करोड़ लोग रहते हैं और हर साल, हर दिन, हर वक्त कोई न कोई गायब होता रहता है। लेकिन ये वहाँ की कानून व्यवस्था या फिर क्रिमिनल हिस्ट्री जो होती है उसके हिसाब से या फिर और तमाम वजह होती हैं जिसकी वजह से लोग गायब होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी देश का प्रधानमंत्री ही गायब हो जाए, और गायब भी ऐसे हो कि फिर कभी उसको तलाश न किया जा सके? तो आज हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां एक देश का प्रधानमंत्री गायब हो गया, और गायब भी ऐसे हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम खोज के बावजूद, तमाम टीम लगाए जाने के बावजूद उसको कभी नहीं तलाशा जा सके। उसकी गायब होने की कहानी आज तक लोगों की जहन में एक मिस्ट्री है, ऐसी मिस्ट्री जो कभी सॉल्व ही नहीं हुई। तो कहानी को सिलसिलेवार आपको बताएं, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति यहां अपने भारत देश से अलग अपने व्यक्तिगत जीवन में तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे यहाँ भारत के प्रधानमंत्री योगा करते हैं या कोई सोशल वर्क करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं। इससे उलट दूसरी दुनिया में दूसरी जगहों के, दूसरे देशों के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री अपने खाली समय में कभी डॉग घुमाने के लिए जाते हैं, कभी वहाँ सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, या फिर कभी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो यूजुअली भारत देश में नहीं होती। ऐसे कई कंट्री हैं, ख़ास तौर पर पश्चिमी देश इस बात के लिए खासे मशहूर हैं। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है पोर्ट सी विक्टोरिया। ये वो जगह है जहाँ पर समंदर है, बीच है और तमाम मार्केट भी है। यहाँ पर देश के तमाम सैलानी, बाहर से आने वाले लोग और वहाँ के लोकल लोग तफरीह करने के लिए आते हैं। तफरीह यानी सैर करने के लिए आते हैं और समुद्र के मज़े भी लेते हैं। समुद्र के इस तट पर कई सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं जो कि वहाँ पर अपने वक्त को गुजारते हैं, अपने फुर्सत के लम्हों को जीते हैं, और यहाँ पर उस देश के प्रधानमंत्री तक घूमने के लिए जाते थे। यहाँ तक ये जो जगह है, ये जगह वहाँ के प्रधानमंत्री और तमाम दूसरे राजनीतिक लोगों का फेवरेट प्लेस भी था। ये बात है दिसंबर 1966 की। ऑस्ट्रेलिया में एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम था हैरोल्ड होल्ट, जो कि बहुत कम उम्र में राजनीति में जुड़े और धीरे धीरे तरक्की करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। 1966 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, और वो भी किसी दूसरे प्रधानमंत्री के न रहने के बाद उनको एक गद्दी मिली थी। लेकिन 27 साल की उम्र से जब उन्होंने राजनीति शुरू की तो बहुत तेज़ी से तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। 27 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया, 2 साल बाद ही पहली बार मंत्री भी बन गए। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो पॉपुलर होते चले गए। इतने पॉपुलर कि कभी वो ऐसा नहीं रहा कि वो राजनीति में रहते हुए किसी अच्छे पद पर न रहे हों। उनकी तरक्की इतनी तेज़ी से हो रही थी, उनकी लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि पूरे देश में उनको हीरो की तरह माना जाता था। वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आती थी, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर एक नेता बनते जा रहे थे। और 1966 में वक्त आते आते उनको देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी मिल गई। ये प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनकी तरक्की तेज़ी से होती जा रही थी, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन व्यस्तता भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन तमाम पश्चिमी मुल्कों की तरह ये प्रधानमंत्री भी अपने खाली वक्त में गोल्फ खेलना, टहलना, कार चलाना, इसके अलावा समुद्र तट पर टहलना और तैरने का शौक़ रखते थे। हैरोल्ड होल्ट को न सिर्फ तैरने का शौक़ था, बल्कि स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग और मछली पकड़ने का भी बहुत शौक़ था। और इस शौक़ को पूरा करने के लिए अपने देश ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, बल्कि जिस भी देश में घूमने के जाते थे वहाँ भी समुद्र तट पर जाकर इस तरह के काम किया करते थे। हैरोल्ड होल्ट के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो बहुत दिल फेंक टाइप के आदमी थे, यानी उनके आशिकी के चर्चे देश में थे, और ये बात उनकी पत्नी ज़ारा को भी पता थी। कई बार उनके बीच में इसको लेकर के बहस भी हो चुकी थी। बहस इतनी ज़्यादा कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी ये आम चर्चा का विषय रहता था कि ज़ारा और हैरोल्ड होल्ट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बार इस बहस और लड़ाई की बातें पब्लिक हुई, मीडिया में भी आईं, और माना ये जाने लगा कि ज़ारा और हैरोल्ड होल्ट
अब अलग हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए थे, इसलिए गरिमा का ध्यान रखते हुए तमाम चीज़ें ठीक करने की कोशिश हो रही थी। इन्हीं दिनों 1966 में 14 दिसंबर को हैरोल्ड होल्ट अपनी टीम के साथ बाहर निकले। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने तय किया कि उन इलाकों में जाएंगे जहां पर उनकी कैंपेनिंग अगली बार होने वाली है। कैंपेनिंग करने से पहले वो चुनाव की तमाम तैयारियों का जायज़ा लेना चाहते थे, वहां पर तमाम चीज़ें तसल्ली से देखना चाहते थे, जिससे कि तय कर सकें कि सब कुछ चुनाव के लिहाज से दुरुस्त है। हैरोल्ड होल्ट के बारे में एक बात और कही जाती थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे कि उनको कोई सिक्योरिटी दी जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने मना भी कर रखा था। काफ़ी दलीलों के बाद, सुरक्षा एजेंसियों के जताने के बाद भी उन्होंने बमुश्किल एक गार्ड अपनी सुरक्षा के लिए लिया। लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और फिर से उनको सिक्योरिटी दे दी गई। दरअसल हैरोल्ड होल्ट जिस दफ्तर में बैठते थे, वहाँ पर एक बार स्नाइपर ने प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर गोली चलाई, जो शीशे की खिड़की को तोड़ते हुए बस उनसे बच के निकली। यानी बाल बाल हैरोल्ड होल्ट बचे थे। ये अकेला किस्सा नहीं था जब हैरोल्ड होल्ट पर हमला हुआ था, बल्कि कई और ऐसे मामले आए जिसमें हैरोल्ड होल्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, वो भी तब जब वो प्रधानमंत्री के पद पर थे। लेकिन किस्मत की बात थी कि वो हर बार बच जाते थे। लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि बड़ा सा दस्ता सुरक्षा का उनके साथ चले। फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज के कहने के बाद उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड उस वक्त लेने की इजाज़त दे दी जब वो अपने व्यक्तिगत वक्त को गुजारेंगे। सरकारी कामों में, दौरों में और मीटिंग्स में उनके साथ पूरा सुरक्षा दस्ता चलता था, लेकिन अपने व्यक्तिगत मामलों में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को लेकर जाते थे। 14 दिसंबर 1966 के दिन जब वो अपने इस टूर पे थे, जिसमें वो कैंपेनिंग के दफ्तरों को, राजनीति की तैयारियों को, चुनाव के होने वाले तमाम इंतजामात को देखने के लिए गए, तो उन्होंने इस वक्त एक ही गार्ड ले रखा था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्स के तमाम लोग छुप करके उनकी सुरक्षा कर रहे थे। या यूँ कहिए कि वो एक सरकारी और व्यक्तिगत तरीके की दौरा था, इसलिए सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस वक्त तमाम टीम उनके साथ मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन वो सामने नहीं बल्कि पीछे से चल रहे थे। एक ही सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ चल रहा था। सुबह कैबिनेट की मीटिंग खत्म करने के बाद जब वो कैंपेनिंग वाले इलाकों में पहुंचे तो काफ़ी खुशगवार मूड में थे। जो लोग तमाम उनके साथ मौजूद थे वो बताते हैं कि उस वक्त हैरोल्ड होल्ट काफ़ी खुश इसलिए भी थे क्योंकि शाम का काम खत्म करने के बाद उनको एक पार्टी अटेंड करनी थी और अगले दिन सुबह सुबह उनको अपने व्यक्तिगत टाइम को स्पेंड करने के लिए समंदर के पास जाना था। बहरहाल शाम की मीटिंग और शाम की मुलाकातें देर तक चलती रहीं और रात में हैरोल्ड होल्ट जब फ्री हुए तब तक देर हो चुकी थी। थोड़ी देर वो अपने कमरे के बाहर लॉन में वॉक करते रहे और उसके बाद किसी से बात करते हुए आराम से जा करके अपने कमरे में सो गए। इसी के साथ जो सुरक्षा का घेरा था वो भी आराम करने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह तय ये हुआ कि पहले वो बीच पर जाएंगे, उसी विक्टोरिया बीच पर जहाँ पर तमाम सैलानी आते हैं। लेकिन उससे पहले उनको ताकीद कर दी जाए कि वहाँ सुरक्षा निज़ाम पूरे होने के बाद ही उनको जाने की इजाज़त होगी। लेकिन हैरोल्ड होल्ट इस बात के लिए बहुत व्यग्र थे, बहुत एक्साइटेड थे कि उनको जल्द से जल्द बीच पर जाना है। आनंद फानंद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया, बीच को सिक्योर किया गया। वहाँ तमाम जो दूसरे सैलानी थे उनको ताकीद की गई कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लिहाजा इसके आसपास कोई नहीं फटकेगा। हालांकि विदेशों में उतना स्ट्रिक्ट रूल और इतना सुरक्षा का दस्ता ऐसा नहीं होता है जिसमें आम आदमी बहुत नज़दीक न जा सके। लेकिन चूंकि हैरोल्ड होल्ट के साथ पहले बहुत सी घटनाएं हो चुकी थीं जिसमें उनकी जान भी जाते जाते बची थी, लिहाजा सुरक्षा दस्ते के लोग नहीं चाहते थे कि जिस वक्त वो बीच पर मौजूद हों आसपास तमाम लोग हों जिससे कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो। इसीलिए दोपहर होते होते पूरे बीच को खाली करा लिया गया और ये ठंड का वक्त होने की वजह से वहाँ पर सैलानियों की संख्या ज़्यादा थी, इसीलिए काफ़ी वक्त लगा ताकि उस बीच को सिक्योर किया जा सके। करीब 12 बजे के आसपास अगले दिन हैरोल्ड होल्ट अपने दस्ते के साथ बीच पर पहुँच गए। उन्होंने स्नॉर्कलिंग की पूरी ड्रेस पहनी और बाकायदा बोट से समुद्र के लिए चल दिए। उनकी सुरक्षा के लोग तट पर ही थे और वहाँ से पैनी नज़र रख रहे थे ताकि किसी भी तरीके का खतरा ना हो। एक बात आपको और बता दें कि हैरोल्ड होल्ट सिर्फ स्विमर ही अच्छे नहीं थे बल्कि अंडर वाटर स्पोर्ट में बहुत माहिर थे। वो पानी के भीतर सांस रोकने में भी माहिर थे। इसके अलावा स्नॉर्कलिंग के लिए वो अक्सर समुद्र के तट पर जाया करते थे और कई मिनट तक अपनी सांस को रोकने में भी माहिर थे। फिशिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए अगर कभी भी उनको आसपास पानी दिखता था तो कई बार सरकारी यात्राओं के दौरान भी वहाँ पर वो फिशिंग के लिए निकल जाते थे।
लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत वक्त में वो बेहतर ढंग से इस चीज़ों को एंजॉय करते थे। ये बात सुरक्षा एजेंसी के दस्ते के लोग भी जानते थे, इसलिए उन्होंने हैरोल्ड होल्ट को उस जगह पर अपने व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए छोड़ दिया। बेशक उनको वहाँ पर छोड़ दिया, लेकिन हर तरफ से पैनी निगाह थी, जिससे कि हैरोल्ड होल्ट को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन ही कोई ना कोई उन पर पहुँच जाए। हैरोल्ड होल्ट स्विमिंग की कॉस्ट्यूम पहनकर पानी के भीतर उतर चुके थे। तमाम दस्ते के लोग देख रहे थे कि वो बीच बीच में स्नॉर्कलिंग करने के दौरान ऊपर आते हैं, हाथ हिला करके वेव करते हैं और फिर से एक बार डुबकी लगा देते हैं। ये सिलसिला करीब 15-20 मिनट तक चला और इस बीच बताते ये भी हैं कि हैरोल्ड होल्ट अपनी सांस रोक करके अपनी कलाकारी भी दिखा रहे थे, क्योंकि इनको इस बात का शौक था। हालांकि उनको डॉक्टर्स ने यह भी मना कर रखा था कि उनकी हेल्थ की कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें, और उनकी फैमिली की भी हिस्ट्री ऐसी रही है कि कई लोगों की जानें कम उम्र में भी गई हैं। हम आपको बता दें कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनके पिता की मौत 59 साल में, उनके भाई की उम्र 57 साल में और उनके परिवार के कई लोगों की मौत 60 साल की उम्र के आसपास हो चुकी थी। लिहाजा जो उनके डॉक्टर थे वो सजेस्ट करते थे कि हैरोल्ड होल्ट अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, यानी कि वो जिस तरह से सांस रोक करके स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करते हैं वो उनके लिए घातक हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री रहते हुए हैरोल्ड होल्ट के साथ पूरी मेडिकल टीम थी, जो कि लगातार उनका चेकअप करती थी, और उस टीम की रिपोर्ट रहती थी कि उनको स्वास्थ्य की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर भी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनकी हर पल निगरानी रखना, सेहत का ख्याल रखना पूरी टीम का जिम्मा था। लिहाजा बीच बीच में उनको कई बार ताकीद की जाती थी कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें। बहरहाल विक्टोरिया बीच पर हैरोल्ड होल्ट स्नॉर्कलिंग कर रहे थे और उनकी टीम धूप में सुस्ता रही थी, अलर्ट थी, लेकिन उन्होंने फ्री टाइम दे रखा था ताकि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत जीवन को फ्रीली जी सकें। करीब 2-2.5 घंटे बीत चुका था। लोग चाहते थे कि अब प्रधानमंत्री वहाँ से वापस लौटें, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं था और लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट से जाकर कहे कि अब आपको वापस जाना चाहिए। इस बीच सिक्योरिटी में मौजूद एक शख्स ने कहा कि अब वक्त ज़्यादा हो गया है, किसी को जाकर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनकी कल एक मीटिंग भी है और शाम का भी प्रोग्राम है, लिहाजा अब उनको वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर तक इस पर बातचीत हुई। उसके बाद हिम्मत करके जो सिक्योरिटी का हेड था उसने दूर से हैरोल्ड होल्ट को आवाज़ लगाई और कहा कि सर अब आपको वापस चलना है। पहली बार में हैरोल्ड होल्ट को आवाज़ नहीं सुनाई दी, इसलिए उन्होंने वहाँ हाथ हिलाया। उसके बाद ज़ोर से जब इस सिक्योरिटी वाले ने बताया तो शायद हैरोल्ड होल्ट को उनकी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि बस 5 मिनट, उसके बाद चलते हैं। और ये कह करके सिक्योरिटी का जो चीफ था वो वापस आ गया और इस बात का इंतज़ार करने लगा कि हैरोल्ड होल्ट अब वापस निकल के आएंगे, फिर हम लोग वापस जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5 मिनट का इंतज़ार पहले 10 मिनट में बदला, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटे हो गए। अब लोगों की हैरानी बढ़ती जा रही थी। सुरक्षा के तमाम लोग परेशान हो रहे थे कि आखिरकार क्या तैरते हुए हैरोल्ड होल्ट आगे निकल गए हैं। जब वक्त ज़्यादा गुजर गया तो एक बोट को समुद्र में भेजा गया ताकि देखा जाए कि अगर वो दूर हों तो उनको वापस लाया जा सके। लेकिन बोट ने दूर से फ़ोन करके बताया कि वहाँ पर प्रधानमंत्री का कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट के बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी में मौजूद तमाम लोगों ने फ़ौरन समंदर की तरफ रुख किया। बोट मंगाई गई और उसके भीतर खोजबीन शुरू हो गई। वक्त गुजरता जा रहा था और इसी के साथ किसी अनहोनी की आशंका से लोग घबरा रहे थे। अब तक वहाँ तमाम पब्लिक के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे, तमाम प्रशासन के लोग भी आ चुके थे, पुलिस फोर्स भी पहुँच चुकी थी। लगातार खोज चल रही थी। करीब 4 बजे के आसपास, जब अभी अंधेरा नहीं हुआ था, तो वहाँ पूरा का पूरा मंजर बदल चुका था। पूरी इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेर लिया था। हेलीकॉप्टर से और खोजी दस्ते ने वहाँ पर प्रधानमंत्री को खोजना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री की खोज के लिए बड़ी बड़ी नावें लगा दी गई, जिससे कि अगर आगे जाने की जरूरत पड़े तो बड़ी नावों से मदद मिल सके। जितनी भी उस वक्त सुविधाएं थीं, जितने भी उपकरण थे, वो फ़ौरन मंगा लिए गए ताकि समुद्र के भीतर प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट को ढूंढा जा सके। लेकिन 5-6 घंटे बीत जाने के बाद भी वहाँ से प्रधानमंत्री का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। इस बीच वहाँ मीडिया का जमावड़ा शुरू हो गया था। मीडिया की रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी और जब ये सब कुछ टीवी और मीडिया पर आने लगा, उसके बाद अफरा तफरी मच गई। दूसरे देशों से फ़ोन आने लगे, दूसरे देशों के लोग परेशान होने लगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ कोई अनहोनी हो गई है।
और लोग इसलिए भी परेशान थे क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी थी, जब उन पर हमला हुआ था, जब उनकी जान को खतरा हुआ था। हम आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले 2 और प्रधानमंत्री हुए थे जिनकी मौत असमय हुई थी, और वो जब मौत हुई तो वो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसा इतिहास जानने के बाद दुनिया के दूसरे नेता भी परेशान थे कि क्या हैरोल्ड होल्ट के साथ क्या हुआ है, क्या अनहोनी हो गई है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन और प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग किसी तरीके का जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनको कोई भी इस बात का आइडिया नहीं था कि आखिरकार हैरोल्ड होल्ट को हुआ क्या है। आशंका इस बात की भी हो रही थी कि कहीं समुद्र के भीतर किसी जानवर ने या किसी मछली ने उन पर अटैक तो नहीं कर दिया है, लेकिन ऐसे भी कोई निशान नहीं मिल रहे थे। गोताखोरों ने काफ़ी गहरे और काफ़ी दूर तक घूमा, फिर भी नहीं पता चल पाया। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सेंसर मशीन लगा करके भी ढूंढने की कोशिश की। सेंसर मशीन ऐसी कि पानी के भीतर वो सेंस कर सके कि क्या यहाँ किसी मानव के, मनुष्य के मौजूद होने के निशान हैं, लेकिन उस मशीन को भी कुछ पता नहीं चल पाया। कई दिन बीत गए। 4-5 दिन बीतने के बाद भी हैरोल्ड होल्ट का कोई पता नहीं चल रहा था। देश एक विषम परिस्थिति में था। एक बड़ा संकट पैदा हो गया था कि देश के भीतर का प्रधानमंत्री ही गायब हो चुका है। प्रधानमंत्री के न रहने पर वहां पर कैबिनेट की लगातार मीटिंग इस बात के लिए हो रही थी कि क्या किया जाए। किसी ने सजेस्ट किया कि पूरी सेना को वहां उतार दिया जाए, किसी ने सजेस्ट किया कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी ले जाए, किसी ने सजेस्ट किया कि सरकार को चलाए रखने के लिए किसी को फौरी तौर पर प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि वो आगे के निर्देश दे सके। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ था कि आखिरकार हैरोल्ड होल्ट जिंदा हैं या मर गए हैं, इसलिए कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहता था। 5 दिन के बाद सरकार की कैबिनेट ने आखिर में फैसला किया कि हैरोल्ड होल्ट शायद अब दुनिया में नहीं है, लेकिन आखिरकार उनके साथ क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता था। आधिकारिक बयान में आज तक कभी ये नहीं बताया गया कि आखिरकार उस दिन तैरते वक्त हैरोल्ड होल्ट के साथ क्या हुआ था। शंकाओं का बाजार गर्म था। देश और दुनिया से तमाम ऐसी खबरें आ रही थी जिससे लोग सिर्फ अटकलें लगा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि शायद हैरोल्ड होल्ट किसी शार्क मछली का शिकार हो गए जिसने उसको समुद्र के भीतर खींच लिया। हैरोल्ड होल्ट के बारे में कहा जाता था कि उनके तमाम प्रेम प्रसंग चलते हैं, तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हैरोल्ड होल्ट के साथ कोई अनहोनी उनकी किसी प्रेमिका या उसके किसी जानने वाले ने की हो। लेकिन मामला प्रधानमंत्री का था, इसलिए कोई भी ऐसा बयान या कोई भी ऐसी बात तब तक पुख्ता नहीं कही जा सकती थी जब तक कि सबूत न हो। प्रधानमंत्री की पत्नी ने भी बाकायदा ये कहा कि उनके कई प्रेम प्रसंग थे, इसीलिए वो बगैर सिक्योरिटी लिए वहाँ जाते थे, बाहर जाते थे ताकि वो फ्रीली जी सकें। और इस बात की शंका भी जताई कि हो सकता है कि किसी ने उन पर हमला कराया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिक्योरिटी और तमाम लोगों की मौजूदगी में कैसे प्रधानमंत्री पर ऐसा कोई हमला हो गया जिससे कि किसी को पता नहीं चला। ये रहस्य ही है। किसी ने यह भी शक जताया कि शायद प्रधानमंत्री एक डबल एजेंट थे जो कि चाइना के इशारे पर काम करते थे, क्योंकि इस बात का शक शुरुआत से था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलियन डिफेंस सिस्टम में, ऑस्ट्रेलियन इंफॉर्मेशन सिस्टम में और ऑस्ट्रेलिया के तमाम सुरक्षा सिस्टम में किसी बाहर के लोगों ने सेंध लगा रखी है। जब इसकी जांच हो रही थी तो शक की सुई प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट पर भी घूमी थी। विवाद भी हुआ, लेकिन कभी इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई। लेकिन बाहर हवा में ये भी बात तैर रही थी कि क्या वाकई प्रधानमंत्री डबल एजेंट थे जिसकी वजह से उनकी किसी वजह से हत्या करा ली गई। सबके मन में सवाल ये भी था कि क्या वाकई प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट किसी देश के लिए जासूसी का काम करते थे जिसका काम खत्म होने के बाद उनको विड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि वहाँ से गायब कर दिया गया है। लेकिन तमाम साल बीत जाने के बाद भी, 50 साल से ऊपर का वक्त हो जाने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट के साथ हुआ क्या था। सिर्फ अटकलें लगती रहीं, अंदाज़ा लगाया जाता रहा, आशंकाएं जताती रहीं, लोग बातें करते रहे, लेकिन आधिकारिक रूप से आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के सर्विंग प्रधानमंत्री जो कि स्विमिंग के लिए एक बीच पर गए थे, उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो गायब हो गए। और गायब भी ऐसे कि पूरी एजेंसी, सारे सिक्योरिटी सिस्टम, पूरी सरकार, पूरा तमाम लोग उनकी खोज करते रहे, लेकिन उनका नामो निशान मिला ही नहीं। बहरहाल हैरोल्ड होल्ट के गायब हो जाने के बाद एक राजनीतिक संकट ये भी पैदा हो गया कि जब तक इस मौत को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक किसी को इस पद पर बिठाया नहीं जा सकता। विचार मशवरा हुआ, मीटिंग्स हुई, कैबिनेट बुलाई गई और कैबिनेट ने तय किया कि अब अगले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देनी चाहिए। लेकिन उस नियुक्ति में आखिरकार कारण क्या बताया जाए,
कोई चुनाव हारा नहीं था जिसकी वजह से नया प्रधानमंत्री बने। ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि उनकी मौत हो चुकी है इसलिए उनकी जगह पर कोई प्रधानमंत्री बनाया जाए। कोई नया राजनेता जीत कर नहीं आया था, उनका कोई सक्सेसर ऐसा नहीं था जिसको वो नॉमिनेट करके गए हों। वो ड्यूटी से ऑफ नहीं थे, किसी को अंतरिम ड्यूटी पर लगा के नहीं गए थे। ऐसे में राजनीतिक संकट पैदा हो गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए और किस नियम के तहत बनाया जाए। इसके लिए बाकायदा फिर वहाँ पर कोर्ट से इस बारे में डिस्कशन किया गया और कोर्ट ने तय किया कि इस मौत को, इस रहस्यमयी गायब होने को मौत की शक्ल में आपको बोलना पड़ेगा, तभी तय होगा कि प्रधानमंत्री अब जिंदा नहीं है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नोट जारी किया जिसमें बताया गया कि कैसे प्रधानमंत्री स्विमिंग करने के लिए बीच पर गए थे और वहाँ से वो गायब हो गए। काफ़ी कोशिश की गई, उनको ढूंढा गया, लेकिन जब वो 5 दिन बाद भी नहीं मिले तो हम ये मान रहे हैं कि शायद उनकी मौत हो गई। लेकिन उसमें कोई तय कारण नहीं लिखा गया। उसमें बताया गया कि आशंका इस बात की है कि शायद उन पर किसी मछली ने हमला कर दिया। आशंका इस बात की भी है कि उनको हार्ट की कोई समस्या हो गई जिसकी वजह से वो समंदर में बह गए। लेकिन ये साफ तौर पर नहीं बताया गया कि आखिरकार एजेंसीज और सरकार इस पर क्या सोचती है और आखिरी उनका फैसला क्या है। बहरहाल राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया और उसके बाद नए प्रधानमंत्री वहां पर बन गए। उन्होंने पदभार संभालते ही इस बात की घोषणा की कि हैरल्ड होल्ट की खोज अभी भी जारी रहेगी। नए प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद ऑस्ट्रेलिया के इस विक्टोरिया सी तट पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसमें एक टीम तैनात की गई जिसका काम था दिन रात हर तरीके से उस बीच पर सुरक्षा के साथ सर्च करना, जिससे कि हो सकता है कि अब हैरल्ड होल्ट जिंदा भले ना हो लेकिन उनकी डेड बॉडी मिल सके। इसके लिए मीलों तक समुद्र खोजा गया, गहराई में पनडुब्बियां भेजी गईं, समुद्र के अंदर बोट्स उतारी गईं, बाहर से टेक्नोलॉजी लाई गई, लेजर सिस्टम से ढूंढने की कोशिश हुई, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी हैरल्ड होल्ट का कोई पता नहीं चला। और हैरानी की बात ये कि करीब 50 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी आज भी हैरल्ड होल्ट का कोई नामो निशान नहीं है। आज भी वो कंट्रोल रूम वहाँ पर है और आधिकारिक रूप से उसको वहाँ से नहीं हटाया गया है। इस सर्च ऑपरेशन को कभी बंद नहीं किया गया, कभी ये स्वीकार नहीं किया गया कि अब प्रधानमंत्री हैरल्ड होल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए आज तक वहाँ पर ऐसी चौकी, ऐसा कंट्रोल रूम बना है जो लगातार इस बात की ड्यूटी पर है कि शायद किसी दिन कोई ऐसा निशान मिले जिससे पता चल जाए कि ये प्रधानमंत्री हैरल्ड होल्ट इस वजह से यहाँ पर गायब हो गए थे। तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जहाँ के प्रधानमंत्री सर्विस में ही रहते हुए बीच पर घूमने जाते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ताकतवर देश, संसाधनों वाला देश, लेकिन उसके तमाम टीम के लोग, सेना के लोग, उनकी प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग एक शख्स को ढूंढने में नाकामयाब रहते हैं और वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं था, वो देश का प्रधानमंत्री था। ये कहानी बेशक हैरान करने वाली है कि कैसे किसी देश का प्रधानमंत्री गायब हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सच है क्योंकि 1966 में जो कुछ हुआ उसको उस देश के वासी आज तक भूल नहीं पाए हैं। आज तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रधानमंत्री हैरल्ड होल्ट पानी के भीतर तैरने गए और कभी वापस नहीं लौटे। तो एक कहानी ऐसी भी में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।